हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन लर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम राजपूत काल के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तो राजपूत काल जो था वो 750 से लेके 1200 ईस्वी तक था। अब इसमें जो कुछ इम्पॉर्टेंट शासक हुए हैं इस वंश के, उनके बारे में पहले देख लेते हैं कि किसके बाद कौन आया था। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार आते हैं, उसके बाद गढ़वाल वंश आता है, उसके बाद चौहान, फिर परमार, उसके बाद चंदेल शासक आते हैं, फिर सोलंकी वंश, उसके बाद कलचुरी, उसके बाद लास्ट में सिसोदिया वंश आता है। तो सबसे पहले देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो इस वंश में जो मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम था, तो इसने इसकी स्थापना की थी। तो नागभट्ट प्रथम इस वंश के संस्थापक थे, जो कि मालवा के शासक थे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। तो पूछ लेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे प्रतापी शक्तिशाली राजा कौन थे, तो मिहिर भोज थे। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। मिहिर भोज विष्णु भक्त था। उसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी। और इस वंश का जो अंतिम राजा था वो यशपाल हुआ, और इसने दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। तो पूछेगा दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो तोमर नरेश अनंगपाल ने की थी। किस सदी में की थी, तो 11वीं सदी के मध्य में की थी। नेक्स्ट देखते हैं गढ़वाल राजवंश, इसे राठौर राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रदेव थे, और जो इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था वो वाराणसी काशी में बनाया था। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जो हुआ वो गोविंद चंद्र था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी के चंदावर युद्ध में मार डाला। नेक्स्ट देखते हैं चाहमान या फिर चौहान वंश। तो चौहान वंश का जो संस्थापक था वो वासुदेव था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ, जिसने हरिकेल नामक संस्कृत नाटक की रचना की। तो पूछेगा संस्कृत नाटक जो हरिकेल है उसकी रचना किसने की, तो विशलदेव ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। तो इसका पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि पूछते हैं कौन था, तो चंद्रवरदाई था। और इनकी चंद्रवरदाई की रचना जो थी वो पृथ्वीराज रासो है, इम्पॉर्टेंट है। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो पृथ्वीराज तृतीय था, और इसने जो पृथ्वीराज तृतीय की लड़ाई हुई थी, कुछ इसके युद्ध हुए थे। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जो कि पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय हुई थी और गौरी को हार मिली थी। इसमें तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में, जो पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में होता है। तो इसमें गौरी को विजय मिलती है, और ये भी पढ़ने को कहीं कहीं मिल जाता है कि गौरी ने धोखे से रात में आक्रमण कर दिया था, जिससे उसको विजय मिल गई थी। नेक्स्ट देखते हैं परमार वंश। तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो उपेंद्र राज थे। इन्होंने अपनी राजधानी धारा नगरी में बनाई थी। यहाँ पे देखते हैं ये जो इस वंश के जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे वो राजा भोज थे, और इनको कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। और राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, और उसी मंदिर के परिसर में इन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं, जो मतलब कुछ यहाँ पे रचनाएं हुई हैं। नैषधीय चरित, तो इसके लेखक श्री हर्ष हुए थे, और प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे, जो परमार वंश में लिखे गए कुछ लेख थे। नेक्स्ट देखते हैं चंदेल शासक। अब यहाँ पे इस वंश के जो संस्थापक थे वो नन्नुक थे। 831 ईस्वी में इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, और इनकी राजधानी खजुराहो में स्थित थी। प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा इस वंश का जो था वो यशोवर्मन था। और इस वंश में राजा धंग ने जिननाथ, विश्वनाथ एवं वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया, और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। तो आपसे पूछेगा कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा धंग ने करवाया था, और 999 ईस्वी में किया गया था इसका निर्माण। अब ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है, ये भारी भरकम नंदी की मूर्ति यहाँ पे पाई जाती है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। यहाँ पे एक फैक्ट और देखते हैं, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत शासकों ने कराया। तो ये खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण ये पूछा जाता है, तो ये चंदेल शासकों ने करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं सोलंकी वंश। तो इस वंश की जो स्थापना थी वो मूलराज प्रथम ने करवाई थी, जो कि एक शैव धर्म का अनुयायी था, और इन्होंने अपनी राजधानी अनिलवाड़ में बनाया था। इस वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक था वो जयसिंह सिद्धराज था, और जो जयसिंह सिद्धराज थे इन्होंने रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण कराया था।
इस वंश में भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। तो पूछा जाएगा दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कब बनवाया गया था, किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सामंत विमल ने बनवाया था। और कहाँ पे बनवाया था? तो आबू पर्वत पर इसका निर्माण करवाया गया है। इनके शासनकाल में मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। तो पूछेंगे ये मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये भीम द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। और ये मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कलचुरी चेदी राजवंश। तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो कोक्कल थे और इन्होंने अपनी राजधानी त्रिपुरी में बनाया था। और इस वंश के जो प्रसिद्ध कवि थे वो राजशेखर थे, जो इन्हीं के दरबार में रहते थे। और इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक गांगेय देव थे। तो इनके बारे में बस आपको इतना ही फैक्ट पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है इनके बारे में। लास्ट है हमारा सिसोदिया वंश। तो इस वंश के जो शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। इनका शासन मेवाड़ पर था। और आपसे पूछ लेता है कि मेवाड़ की राजधानी कहाँ पे थी? तो मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में स्थित थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कराया। तो पूछता है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने करवाया था अपनी विजयों के उपलक्ष्य में। और कहाँ पे करवाया था? तो चित्तौड़ में करवाया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं खतौली का युद्ध। पूछते हैं खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो 1518 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी जो था इसको जीत मिली थी, ये जीता था। यहाँ पे कुछ और फैक्ट हैं, देखते हैं। साहित्य संगम, तो ये पूछता है साहित्य संगम किससे रिलेट करता है? तो इसका जो संबंध है वो तमिल साहित्य से है। विरूपाक्ष मंदिर पूछता है कहाँ पे है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर ये भी पूछ लेता है किस नदी के तट पे है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पे है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं में दी जाने वाली जो भूमि थी तो उसे पल्ली छांदम नाम से जाना जाता है। ये आपका UPSSC 2018 में ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे और कुछ है इसी से रिलेटेड। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहते थे उस टाइम से? तो वेलन वगाई कहते थे। और विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दी जाने वाली भूमि को साला भोग कहते थे। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्राह्मदेय कहते थे। तो यहाँ पे हमारे कुछ राजपूत काल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। तो आप लोग अपने खुद के नोट्स पहले बना लीजिए, उसके बाद फिर बार बार रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू।